दोनों हाथ गोदी में, कमर गर्दन सीधी। प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में घर्षण करते हुए चेहरे पे लगाएंगे। धीरे धीरे आँख खोलेंगे। थैंक यू नीरज जी। और भी ज्यादा अच्छा रहता स्टार्टिंग में अगर मंत्र का कोई उच्चारण हो जाता तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम चर्चा करेंगे। तो आपको सामान्य जानकारी होगी, और मैं पुनः दोबारा से आपको बता दूं, हमारी परीक्षा में बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैं आपको परीक्षा के लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल ही पढ़ा रहा हूं। आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर बेस्ड के साथ साथ में थोड़ा सा गहराई आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होएगी। और सामान्य रूप से, क्योंकि ये पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा तो इसके आगे की जो यूनिट है योगा थेरेपी की, जैसे कि वहां पे एसिडिक की प्रॉब्लम आएगी, अल्सर की प्रॉब्लम आएगी, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि क्यों एसिडिटी होती है, क्यों अल्सर होती है, क्यों हर्निया होती है, क्यों कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर आपने ये अंदर की जो मैं आजकल मैं आपको ये सिस्टम पढ़ाऊंगा ये आपने समझ लिया तो। और सामान्य रूप से भी आपकी लाइफ में तो ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बिना आपको कोई योगा टीचर नहीं कह सकता, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। तो मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। हो रही है। थैंक यू जी। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में है ये, क्योंकि ज्यादा इंग्लिश में, लेकिन मैं साथ साथ में हिंदी में आपको बताते जाऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि होता क्या क्या है। देखिए हम खाना कहाँ से खाते हैं, हम मुंह से हम खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लार मिलेगी, जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, ये नीचे का एरिया आ गया। अब नीचे ये जो है ईसोफेगस, इसको हम आहार नाल भी कहते हैं हिंदी में, आहार नाल। अब ये खाना यहाँ से होता हुआ, यहाँ पे एक पायरविक वॉल है, वहां से होता हुआ कार्डियक वॉल होता है ये, यहाँ से होता हुआ स्टमक में आ जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आम की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, इसको सामान्य रूप से आम बोलते हैं, आम की तरह है, या जे टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टमक, और हिंदी में इसको हम अमाशय कहते हैं, अमाशय। अब यहाँ से ये होता हुआ, यहाँ से भी छोटी आंत, ये जो पतली पतली आपको दिखाई दे रही है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी लंबी सी, इसको हम छोटी आंत बोलते हैं। और ये जो बड़ी आंत ये आपको दिखाई दे रही है गोल्डन कलर में, इसको हम बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इस बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस बार परीक्षा में ये आया कि बड़ी बड़ी आंत में सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन दिया था सीकम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। तो सामान्य सा सीधा सा है कि उसका सीकम आएगा, क्योंकि सीकम वाला भाग सबसे चौड़ा होता है।
इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। या फिर ये पूछ लेते हैं कि बड़ी आंत और छोटी आंत को मिलाने वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, उस पिंचर होता है, इसको इलियोसिकल वॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके के पेपर में आते हैं। या कि ईसोफिगस और स्टमक के बीच में जो वॉल्व होता है उसका क्या नाम है, उसको कार्डियक वॉल्व हम कहते हैं। या स्टमक से और छोटी आंत में जाने वाला बीच का जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको पायरोविक वॉल्व बोलते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी होते हैं ये। अगर थोड़ा गहराई में जाऊं तो क्वेश्चन क्या आएंगे कि सेलेवली ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। बहुत गहराई में जाएंगे तो उनके नाम पूछ लेंगे। ठीक है। लीवर का एक्सेस जो एसेसरी ऑर्गन्स है वे कौन कौन से हैं, हमारी ग्लैंड्स है, लीवर है जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इसमें काफी रोल करता है, क्योंकि इससे जो पित्त रस जो बनता है बाइल जूस वो काफी कुछ हेल्पफुल होता है हमारे डाइजेशन में। इसके अलावा पेनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं, उससे भी बहुत सारे अग्नाशयिक जूस यानी पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, वो हमारे खाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब डाइजेशन क्या है, देखिए डाइजेशन होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग, कि वो प्रक्रिया है कन्वर्जिंग परिवर्तन करने की, चेंज करने की, टू कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो जैसे कि रोटी का है, रोटी का एक हमने ले लिया टुकड़ा, वो कॉम्प्लेक्स है, वो डायरेक्ट तो खून में नहीं मिल सकता ना रोटी का टुकड़ा। हमने एक चम्मच चावल की उठा ली या एक रसगुल्ला उठा लिया, वो इतना मोटा है, वो डायरेक्ट तो खून में नहीं मिलेगा, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कहेंगे। टू सिंपल, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना। एब्जॉर्बेबल यानी कि जो अवशोषित हो सके उतना छोटा, वो अवशोषित मिलीमीटर का भी हो सकता है, माइक्रोमीटर, इतने छोटे छोटे में। बाहर से हमने देखा एक रसगुल्ले की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, लगभग वो 2-3 इंच लंबा था। अब इतना बड़ा तो खून में नहीं मिल सकता, तो उस अंदर क्या किया, पहले काम किया दांतों ने उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में वो आया पेट में, थोड़ा और डिवाइड हो गया। पेट के बाद में आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत बहुत ही माइक्रो में छोटे 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 पीसेज हो गए, और यहाँ पे फिर जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, और फिर उसके बाद में ये खून में मिल गया। तो ये जो प्रोसेस है, और उसके बाद में एब्जॉर्ब हो गया और उसका जो वेस्ट बन गया, क्योंकि हर चीज का वेस्ट बनेगा, पूरी कंप्लीट प्योर कोई हो ही नहीं सकती, वो वेस्ट बनेगा और उस वेस्ट को बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा कार्य। देखिए इसमें 4 स्टेप है। इंजेशन मतलब कि खाने को लेना, डाइजेशन उसको पचाना, एसिमिलेशन उसका एब्जॉर्प्शन करना, और इजेशन मतलब कि जो उसके वेस्टेज को बाहर निकाल देना। हम इसको पढ़ते हैं आगे कि इट इज कैरिड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल्स मेथड। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक रूप से, जैसे कि दांत हैं वो यांत्रिक रूप से मैकेनिकली वर्क करते हैं। बायोकेमिकली जो अंदर के जो एंजाइम्स है वो बायोकेमिकली वर्क करते हैं, उनको प्रोटीन को तोड़ना, अलग अलग चीजों में बड़े कार्बोलिपिड्स को छोटे लिपिड्स में तोड़ना, वो केमिकली रिएक्शंस होती है अंदर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होती हैं। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं मेनली। जैसे कि हमने स्केलेटल को किया था, याद होगा, स्केलेटल को हमने क्या किया था, एक तो हमने अपेंडिकुलर में किया था और एक्सिस में किया था, 2 भाग में डिवाइड किया था, एक में 80 बोन बांट दी और दूसरे में हमने 126 बोन बांट दी। ठीक इसी प्रकार इसको भी मेनली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पहले भाग को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, मतलब कि एक रास्ता है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 4 चीजें आती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन।
तो ये एक रास्ता है सर खाली, एसिमिलेशन में जैसे सर कि ए होता है यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो गया। अच्छा एसिमिलेशन में हाँ, वो फर्स्ट लेटर स्पेलिंग ए मिस्टेक होगा। हो गई है, आप देख लेंगे। ये अभी 2 मिनट पहले ही मैंने ऐड किया था ये। इसमें आप ए कर लेंगे एजिमुलेशन, ठीक है। तो ये मुंह से लेकर के, यहाँ से लेकर के देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसोफेगस से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ, छोटी आंत से होता हुआ, घूमता हुआ, यहाँ से बड़ी आंत से होता हुआ, ये जो पूरा जो ट्रैक यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये पूरा जो ट्रैक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एसेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब कि जो बाहर से हमें सहायता देती हैं, कौन सी, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स, यहाँ से हमें स्लाइवा मिलता है। लीवर, यहाँ से हमें बाइल जूस मिलता है। पेनक्रियाज, यहाँ से हमें पेनक्रिएटिक जूस मिलता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये थोड़ा सा और डिटेल में आ गया है कि एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। अभी बताया ना, मुंह से लेकर के नीचे ये घूमता हुआ लास्ट एनस तक, जो ट्रैक है, जो रास्ता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, जिसमें वो चारों चीजें होती हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल है। और इसकी लंबाई बहुत आम है, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है। अप्रोक्सीमेट 30 फीट होती है, ये 30 फीट लंबी होती है इंसानों के अंदर, और पशुओं में अलग होती है, हमारे में इंसान ही आएंगे पेपर में। तो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे कि सामान्य मैंने ले लिए हैं, इसके अलावा कुछ और डिटेल में भी आएंगे, लेकिन ये प्रमुख हैं जो मैंने लिए हैं। माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ये ई होगा, इसोफेगस है ना, ये रहा इसोफेगस, ई आएगा ये, ठीक है। इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आप ये भी अपना क्लियर कर लीजिए, इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, इसको लार्ज क्यों कहते हैं। सामान्य रूप से देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें तीन चीजें होती हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इसमें तीन चीज, लेकिन इसकी लेंथ तो लंबी होती है, लगभग 7 मीटर की होती है ये छोटी आंत की लंबाई, लेकिन चौड़ाई में ये कम होती है। दिखाई दे रही है ना कितनी पतली है ये। इस बेसिस पे इसको हम स्मॉल बोल देते हैं, छोटी आंत। छोटा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये इसका जो मोटाई है वो कम है, लेकिन जबकि देखो बड़ी आंत जो कितनी मोटी मोटी दिखाई दे रही है, लेंथ बल्कि इसकी कम है, इसकी सिर्फ 1.5 मीटर की लेंथ है। तो छोटी आंत की जो लेंथ है वो 7 मीटर की है। तो ये चौड़ाई इसकी मोटा है ना ये, इसी बेसिस पे इसको बड़ा बोल देते हैं, बड़ी आंत। अभी एसेसरी ग्लैंड्स में स्लेवरी ग्लैंड्स, यहाँ से जहां से स्लाइवा यानी कि लार बनती है, वो कितनी पेयर होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। ये पेपर में आ चुका है कई बार कि स्लेवरी ग्लैंड से कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। पेयर्स यानी कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 होती हैं ये। 3 लेफ्ट साइड होती हैं और 3 राइट साइड होती हैं। लीवर, लीवर से बाइल जूस बनता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है। पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक जूस बनता है, ये भी हेल्पफुल हैं। तो ये एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई, और ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कई बार आ भी चुका है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का तो मैंने देखा है कि वहां पे पूछा गया था कि नोज को पूछा और लैरिंग्स को डाल दिया, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, बोला कि सीक्वेंस में लगाओ। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी सीक्वेंस बनेगी पूरी, कि पहले माउथ आएगा, इसोफेगस आएगी, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीक्वेंस बनती है पूरी की पूरी। तो ये पूरी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए कि माउथ से लेके एनएस तक पूरी सीक्वेंस। अब हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ही पढ़ रहे हैं अभी हम। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि आंत,
इंटेस्टाइन को हम हिंदी में आंत कहते हैं, आंत। और आंतें दो प्रकार की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहते हैं। ये जो पतली सी आपको दिखाई दे रही है, इसको छोटी आंत कहते हैं, और ये जो बड़ी साइड में मोटी सी दिखाई दे रही है, इनको बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 22 फीट की होती है, और मीटर में बात करेंगे तो 7 मीटर की होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। इसको फीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो 1.5 में, तो ये हो गया 3 में 1.5 जोड़ देंगे तो 4.5 फीट हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ये देख लेंगे, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट हो गए, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। इसकी भी सीक्वेंस पूछी जा सकती है पेपर में कि इनको तीनों को सीरीज में लगाओ, कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, और अंत में कौन सा आएगा। या ऐसा पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पार्ट है छोटी आंत का जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है। तो इलियम पार्ट जो है वो इलियोसिकल वाल के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट से जुड़ता है। ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था, सीकम। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा सीकम। ये सीकम देखो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे चौड़े वाला भाग है। मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया था कि सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, या ऐसे पूछा गया था कि कौन से भाग में अपेंडिक्स होता है। तो दोनों ही कंडीशन में सीकम ही आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। सीकम अच्छे से स्ट्रक्चर बेस और सीक्वेंस याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया नहीं है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर भी नहीं दिया। आप यहाँ से समझिए, देखो ये पेट है हमारा, पेट से यहाँ से जो ये गई है इसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं, जो इस बड़ी आंत के पीछे है। यानी कि यहाँ पे जो है, ये पीछे जो आई हुई है इसको ड्यूोडेनम कहते हैं, जो स्टमक से खाना लेके छोटी आंत में आती है। अब ड्यूोडेनम के बाद में देखो, ये जो नॉर्मल कलर में जो दिखाई हुई है, लिखा भी हुआ है जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। ये जो पतली सी जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये जेजुनम का है। और जो ये दूसरे कलर में करके दिखा दिया, इसको हम इलियम कहते हैं, इलियम। आप देखेंगे इलियम, देखो यहाँ पे ये बड़ी आंत के साथ जुड़ी हुई है, और इस वॉल का नाम क्या दिया, इलियोसिकल वॉल। इलियो से देखो, इलियम से इलियो, और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट है उसको सिकम बोलते हैं। तो इन दोनों के नाम को मिला के बोल दिया इलियोसिकल ज्वाइंट वॉल, इलियोसिकल वॉल, ठीक है। नाम इसी तरीके से बनते हैं। अब यहां से देखो सीकम, पहला वाला भाग सीकम है, इसी में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आप लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत पेनफुल होता है। और अपेंडिक्स का वर्क होता है ना लिम्फ नोड, मतलब कि ये हमारे लिम्फोथेटिक सिस्टम में इम्यूनिटी को बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल होता है अपेंडिक्स। लेकिन सामान्य डॉक्टर इसको वेस्ट बोलते हैं। जब इसमें कुछ इन्फेक्शन होता है तो इसको हटा के काट दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं अपेंडिक्स को। तो पहला वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको सीकम कहते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा ट्रैक, अब ऊपर जा रहा है। और सामान्य रूप से जैसे मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और जब रिवर्स बोलते हैं कि 10 9 8 7 घटता क्रम, उसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में आरोही क्रम, और घटते को अवरोही क्रम। तो असेंडिंग कोलोन, जो आरोही जो कोलोन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रहा है। अब यहाँ से घूम जाएगा। अब ये ट्रांसवर्स, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है साइड में, इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आएगी, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। अब यहाँ से अब नीचे आ गया, क्योंकि देखो ऊपर जाने वाला असेंडिंग और नीचे आने वाला डिसेंडिंग, इसको हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। अब यहाँ पे एक एस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसने दिखाया नहीं है, लेकिन जब गहराई से जब इसका अध्ययन करते हैं एस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। उस आधार पे इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, क्योंकि यहाँ से एस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और इसके बाद में ये आ गया
रेक्टम, रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय, मलाशय। अब यहाँ से कैनल, उसको एनल कैनाल बोलते हैं, और अंतिम जो पॉइंट है उसको एनस कहते हैं, एनएस कहते हैं। और यहाँ पर भी दो वोल्व होते हैं एनएस में। एक वोल्व जो हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल करता है, और जो दूसरा वोल्व होता है उसको स्केलेटल मसल्स कंट्रोल करते हैं। स्केलेटल मसल्स जब हम मूलबंध लगाते हैं, जो हमें अनुभव होती है कि हाँ देखो मेरा गुदा, मेरा एनएस ऊपर की तरफ बंद हो रहा है, वो जो फीलिंग्स है वो स्केलेटल मसल्स का जो वोल्व है उसकी होती है। जबकि इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक दूसरा वॉल्व होता है, वो अपने आप नेचुरली वर्क करता है। वो कब सिद्ध होएगा? जब हम ज्यादा अभ्यासी हो जाएंगे, वो फिर ऑटोमेटिक, अगर जब वो सिद्ध हो जाएगा तो हमारा मूलबंध अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को अच्छे से समझना है। ये हमने पढ़ लिया कि देखो सीकम हो गया, कोलोन के चार पार्ट, मेनली ये चार पार्ट हो गए। रेक्टम, यहाँ पे एनएल कैनाल भी डाल सकते हो बीच में, और एनएस हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड हमने ओवरव्यू लिया है अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं हम। इतना तो क्लियर हुआ होगा सभी को। इसमें अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को क्लियर है, यहाँ पे? क्लियर है सर। ठीक क्लियर है, है। थैंक यू। चलिए अब हम अंदर जाते हैं, थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं कि डाइजेशन इन माउथ कैविटी। कैविटी किसको बोलते हैं? खाली जगह को। देखो गुहा, यानी कि जो खाली जगह होती है उसको कैविटी बोलते हैं। हमने वहां भी पढ़ा था ना, साइनोवियल जॉइंट्स में जो दो हड्डियों के बीच में जो जगह है उसको कैविटी कहते हैं। और जितनी कैविटी होती है उतनी मूवमेंट्स अच्छी होती है। तो ये मुंह में भी आप देखते हो ना, मुंह में खाली है, खालीपन, खाली है तभी तो हम कुछ खाएंगे, भरा रहेगा तो कैसे खाएंगे? तो इसको हम माउथ कैविटी कहेंगे, मुख गुहा। इसमें पाचन क्या इसके अंदर होता है? देखिए इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जैसे कि खाना हो, दांत हो गया, रोटी का निवाला लिया हमने, मान लिया कि 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक रोटी का निवाला है। अब वो दांत में गया, दांत क्या करेंगे? उसको बोलते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, छोटे 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 पीसेस में उसको डिवाइड कर देगा। अब यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं इसको। किसको? मैकेनिकली, यानी कि मैकेनिक यानी कि मशीन, सामान्य रूप से मशीन के थ्रू। मशीन के हमारे दांत हैं, उसके थ्रू उनको हमने छोटे 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 पीसेज में उस रोटी के टुकड़े को डिवाइड कर दिया। अब वो जितना छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड होएगा पेट में, उतना जल्दी जाकर के वो और छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड होके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करते ही नहीं है, एज इट इज घटक जाते हैं जल्दी में ही, और जल्दी में अंदर जाएगा। फिर वो जो काम दांतों का होना था वो काम इंटेस्टाइन करती है, और क्योंकि इंटेस्टाइन का वो काम है नहीं, और वहां से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसे फिर एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन बनती है, गैसिक प्रॉब्लम होती है, अल्सर बनेगा, हर्निया बनेगा, फिर इस टाइप की प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे मैकेनिकली अर्थात जो हमें अच्छे से उसको चबा चबा के खाना खाना चाहिए। अब जो पाचक एंजाइम्स हैं, अब सेल जो हमारे, क्योंकि 3 पेज हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसमें टाइलिन होता है। और टाइलिन में यहाँ पे कहा जाता है कि जो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट जितना हम लेते हैं उसका 30% जो डाइजेशन है वो हमारे खाली मुंह में हो जाता है। इसीलिए खाने को आराम से पचा खाना चाहिए कि 30% डाइजेशन तो मुंह में ही हो रहा है, 70% जाके अंदर जाके होगा। इसीलिए खाने को आराम से खाना चाहिए। स्वेलविंग एंड डिगलेशन, मतलब कि भोजन को निगलना, क्योंकि यहां से अब नीचे जाएगा ना कि निगलने की क्रिया शुरू होगी, ठीक है। और कर्मानुकुंचन गतियां, ये ईसोफेगस में, और नीचे आगे के यहाँ से कर्मानुकुंचन थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ अपने आप ही फिसलता हुआ जाएगा। वो खाना एकदम तो नहीं जाएगा। जैसे हम धोती क्रिया करते हैं, धोती जब आप लोगों ने खाई होगी तो धीरे धीरे जाती है ना। स्टार्टिंग में खाते हैं तो रिफ्लेक्ट कर देती है, उल्टी के थ्रू वापस आ जाती है धोती। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो हम इस
मूवमेंट पे कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा और धोती फिर हमारे पेट में चली जाती है और बाद में हम उसको निकाल भी देते हैं। केमिकली डाइजेशन की जो रासायनिक रूप से, जैसे कि जो हमारे केमिकल क्या है हमारे, जैसे कि सलाइवा है जो वहां का जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो 30% जो डाइजेस्ट कर रहा है, ये उसके अंतर्गत आएगा। और भोजन का एंजाइम्स द्वारा क्रिया करना, ये की बात है दोनों, कि ये हमारा मुंह में होता है कि खाने को चबाना और लार को खाने में मिला देना। और जब लार जो खाने में मिल जाती है, उस खाने को हम बोलस कहते हैं। बोलस यहाँ पे दिया भी होगा, ये रहा बोलस। तो ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, जब आपने रोटी का निवाला खाया तो रूखा रूखा सा था, आपने मुंह में 2 मिनट चबाया और खांसी आ गई और वो खाना बाहर आ गया, देखते होंगे ना, तो चिपचिपा हो जाता है वो खाना, क्योंकि उसमें लार मिल जाती है, सलाइवा उसमें मिल जाता है, इस वजह से वो खाना चिपचिपा हो जाता है और हमें खुद ही अजीब लगता है हाथ में उठाते हुए, दोबारा वो खाया भी नहीं जाता, गलती से जो बाहर आ जाता है तो उसको हम फेंक ही देते हैं। तो उसको हम बोलस कहते हैं, बोलस, क्योंकि उसमें लार मिल चुकी होती है उसके अंदर। बाहर जो नॉर्मल रोटी थी उसमें लार नहीं थी, मुंह में जाते ही लार मिल गई है, अब मिलके वो नॉर्मल रोटी नहीं है, अब उसको हम बोलस कहेंगे, बोलस, हिंदी में उसको निवाला कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे कि ये 3 पेयर्स कौन कौन सी होती है, कभी कभी आ सकती है पेपर में, मैंने अलग से तो नहीं बनाया लेकिन आप पिक्चर से ले लेंगे। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड 3 तरीके की होती है ना, ये सेलेवरी ग्लैंड 3 जोड़ी लिखा हुआ है, 3 पेयर्स की। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, ये आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, देखो एंटीरियर व्यू भी है और लेटरल व्यू भी दिखा रखा है सामने से, इस तरीके से आप अपने हाथ देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी मैंडिबल और मैक्सिलरी के बीच में है, ऊपरी जाइगोमेटिक बोन होगी, यानी कि इसके अंदर की तरफ है ये, कि इसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। साइड से इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये पैरोटिड ग्लैंड। अब ये देखिए, इसको हम बोलेंगे एक हो गया, ये रहा सब लिंगुअल ग्लैंड, दिखाई दे रहा है आपको, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सामने से देखो जस्ट हमारे ये जो नीचे का लिप्स होता है उसके नीचे है, पीछे की तरफ, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। और जो तीसरी है उसका नाम है सब मैंडिबल ग्लैंड, मैंडिबल बोन के नाम से मैंडिबल बन गया देखो, क्योंकि नीचे मैंडिबल हड्डी होती है, ये मैंडिबल बोलते हैं इसको, जिसमें मूवमेंट होती है। सब मैंडिबल ग्लैंड एक यहाँ पे, यानी कि 3 पोजीशन कौन सी होगी, एक तो ये रहा पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरी लिप्स के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड, और दूसरी मैंडिबल बोन में इसको सब मैंडिबल ग्लैंड। तो 3 पेयर सेलुलर ग्लैंड्स ये हो गई, ये पेपर में आ सकती है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था पेपर में, उसमें ये आया था कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है। ऑप्शन ए हमारे क्रेनियम पार्ट में होती है, ऑप्शन बी हमारे चेस्ट में होती है, ऑप्शन सी पेट में होती है, ऑप्शन डी कान के पास होती है। तो आंसर क्या आएगा, कान के पास, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कान होता है और यहाँ पे कि पैरोटिड ग्लैंड ये हमारे कान के पास होती है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। या ये पूछ सकता है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होती है, कौन सी हड्डी में होती है, कि मैक्सिला बोन में होती है, मैंडिबल में होती है, इन्फीरियर नेजल कोचा में होती है, फ्रंटल में होती है। तो सिंपल सा आंसर कि मैंडिबल बोन में होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इस तरीके से आप हर एंगल से इन चीजों को समझ के याद कर लें। आगे हम पढ़ते हैं कि बोलस किसको कहते हैं, भोजन जिसमें लार मिल जाती है उसको बोलस कहते हैं। अब डेली कितनी लार सीक्रेट होती है, डेली 1 से 1.5 लीटर लार, जिसको हम थूक बोलते हैं सामान्य भाषा में। और बोलते हैं ना कि जो लोग पान खाते हैं या ज्यादा थूकते हैं उनका डाइजेस्टिव बड़ा वीक होते हैं, वो उनका खाना ठीक से नहीं पचता है। जो ज्यादा थू थू करते रहते हैं, ज्यादा पान खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका सलाइवा तो वहां पे वेस्ट हो जाता है बार बार थूकने से। ये 1 से 1.5 लीटर डेली हमारे मुंह में इसका सिक्रेशन होता है, किसका,
लार का, सलाइवा का, इसको हमें ठीक से यूज करना है। और भी जैसे कि कई आयुर्वेदाचार्य, जैसे मैं राजीव दीक्षित जी की कई बार वीडियो सुनता हूँ, तो वो बड़ा यूजफुल बताते हैं कि सलाइवा सुबह उठो उसको चेहरे पे लगाओ, कि उससे दाग मोह से फुन से बहुत सारे दूर हो जाएंगे। ऐसा होता भी है एक्चुअल में, कि ये जो सलाइवा होता है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि बिना मतलब के थूकना नहीं चाहिए, फालतू काम थू थू करते हैं। तो इसको हमें डाइजेशन में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सलाइवा ये। और डेली सिक्रेशन 1 से 1.5 लीटर होता है। और सलाइवा का पीएच कितना होता है? पीएच आप समझते होंगे कि पीएच न्यूट्रल जो वैल्यू होती है 7 होती है। 7 से नीचे जो होता है उसको एसिडिक मीडियम बोलते हैं, और 7 से ऊपर जो होता है उसको बेसिक या एल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। तो 7 से सिर्फ 0.2 कम है, तो स्लाइटली एसिडिक है। अगर यहीं पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। तो वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल एसिडिक होता है। तो से स्लाइटली एसिडिक है, कि हल्का सा एसिडिक मीडियम का ये हमारा स्लाइवा होता है। अब स्लाइवा कंटेन स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम्स, किसके अंदर? कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं, और जिसको हम टाइलिन कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं ना, स्लाइवा में टाइलिन होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन कर देता है। इस लाइवा में स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम होता है, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। ठीक है। और टाइलिन केवल रिप यानी कि कुक्ड स्टार्च पर ही अपना काम करता है, और कच्चा स्टार्च को नहीं पचाता। कि मतलब कि कुक्ड यानी कि कुक्ड यानी कि जो खाने योग्य चीजें हैं। अब कुक्ड जैसे कि पका हुआ केला, पका हुआ सेब, रोटी, ये कुक्ड स्टार्च हैं। और रिप कौन से होते हैं? कच्चा केला, कच्चे फल। कच्चे फलों का डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लाइन कहेगी जो टाइलिन होता है ना, वो सिर्फ कुक्ड स्टार्च पर ही अपना वर्क करता है, रिप पर नहीं करता, कच्ची चीजों पे नहीं करता। इसलिए क्या बोलते हैं कि कच्चे केले, कच्ची चीजें ये नहीं खानी चाहिए, पका हुआ फल ही खाना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि बक्कल कैविटी में स्टार्च का 30%, कि देखो 30% डाइजेशन तो सिर्फ हमारे मुंह में हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि खाना आराम से खाओ, जल्दबाजी करोगे तो देखो इतना 30% तुमने यहीं पे लॉस कर दिया। और 70% जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है। तो धीरे धीरे खाने का मेन लॉजिक पता चल गया, क्यों धीरे धीरे बोला जाता है खाने खाने के लिए, ताकि अच्छे से सलाइवा हमारे खाने में मिल जाए, इसीलिए धीरे धीरे बोला जाता है। आगे बताया गया कि सलाइवा ऑल्सो कंटेन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। एंटीबैक्टीरियल नाम में ही पता छिपा हुआ, एंटी और बैक्टीरियल, मतलब कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट है ये। जैसे कि हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, कि कोरोना की एंटी वैक्सीन बन गई क्या, यानी कि जो वो वैक्सीन जो उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट हो उसको एंटी वैक्सीन बोलते हैं, या एंटी, उसको कुछ और नाम हो सकता है वहां पे। यानी कि एंटी जो शब्द होता है अगेंस्ट के लिए होता है। और नाम भी यहाँ पे दिया हुआ कि वॉर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया होती है उसको भी मार देता है ये। यानी कि इसके अंदर जो ये एंजाइम्स होता है, ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए। हाँ चलो पढ़ा देता हूँ, जरूरी भी है थोड़ा बहुत, आप पढ़ लेते हैं। ठीक है। कि एबनोर ग्लैंड की दृष्टि डोर्सल सरफेस, यानी कि जीवा आएगा, दृष्टि नहीं है, गलत टाइप हो रखा है। ये हमारी जीभ में होता है। और जीभ में ये जो एंजाइम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल लाइपेस एंजाइम्स बोलते हैं। यानी कि ये हमारी जीभ के जो डोर्सल सरफेस पे बनता है, लिंगुअल लाइपेस एंजाइम। ये मुंह में वर्क नहीं करता, लेकिन देखो लिखा है ना कि माउथ कैविटी में इनएक्टिव रहता है, लेकिन पेट में जाके ये एक्टिव हो जाता है, और फिर जाके वहां डाइजेशन में रोल करता है। कि हमारी जीभ में भी देखो, जीभ से एंजाइम्स निकलता है, जिसको लिंगुअल लाइपेस एंजाइम्स कहते हैं। ये मुंह में इनएक्टिव रहता है और पेट में जाके एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हो कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है, वहां पे जाके लिंगुअल लाइपेस ने वर्क किया, और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स था ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया और डाइग्लिसराइड्स में चेंज हो गया।
ये यहाँ पे एरो था तो एरो बन नहीं पाई, आप समझ लीजिए ये एरो के ऊपर का आएगा लिंगुअल लाइपेज की प्रेजेंस में, कि ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड्स 1 और 2 में डिवाइड हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? लिंगुअल लाइपेज एंजाइम की वजह से होता है। और ये कहाँ पे बनता है? ये हमारी जीभ में बनता है, जीभ। दृष्टि नहीं आएगा, जीभ आएगा यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं स्टमक। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? कहीं ज्यादा थ्योरी तो नहीं करा रहा मैं? एक बार मैसेज में मुझे एक बार फीडबैक दे दीजिए आप, कहीं आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है आज का? मैसेज बता दीजिए फिर। समझ तो आ रहा है आप सभी को? नहीं यमुना जी? अच्छा ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक है जी। ओके जी, इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक है। ठीक है जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। क्योंकि थ्योरी बहुत हो रही है ना, इसलिए पूछना पड़ा मुझे। थ्योरी में अक्सर नींद आ जाती है लोगों को। हम पढ़ते हैं स्टमक। पहले इसको देखिए, स्टमक ये रहा। अब ये ईसोफेगस तो समझते हो क्या होता है? दोबारा दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर से। ये देखो, ईसोफेगस, ये इसको ईसोफेगस बोलते हैं, आहार नाल, जिसमें हम दंड धोती द्वारा उस रबड़ को अंदर ले जाते हैं, और उसको भी, धोती को भी यहाँ से, ये जो लंबी जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ईसोफेगस या आहार नाल कहते हैं। ईसोफेगस जाकर हमारे स्टमक में खुलती है, और स्टमक हमारा छोटी आंत में खुलता है। अब इसको हम पढ़ते हैं। ये रहा, ये देखो ईसोफेगस, ये वो है जो ऊपर से आई है मुंह से, ठीक है? ईसोफेगस जो येलो कलर में दिखाई हुई है। अब देखिए, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। अब आप में से कोई माइक खोल के बताइए, कार्डिया नाम क्यों रखा? कार्डियक क्यों रखा, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के। सर ये क्योंकि सबसे ये ऊंची हार्ट भाग से होके, है। हार्ट दोनों से होके इसलिए जाता है इसलिए। क्योंकि मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला आपको, हार्ट से रिलेटेड जो भी कार्डियो का चीजें मतलब होंगी। हार्ट पाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताया था ना फॉर्मूला कि हार्ट के से रिलेटेड जो भी चीज होंगी उसको हम कार्डियम या कार्डिया बोलते हैं। कार्डिया, जैसे हड्डी वाले को ओस्टियो ओस्टियो बोलते हैं, है ना? ऐसे ही हार्ट की चीजों को कार्डिया बोलते हैं, कार्डियम, कार्डिया। तो ये हार्ट के पास होता है, इसीलिए इसको कार्डियक बोल दिया गया। अब ये फंडस, ये ऊपर वाला पार्ट जहां पे गैस होती है, जब हम खाना खाते हैं, डकार आती है ना, डकार आगे हुए खाना फुल हो गया, क्योंकि ये फंडस में गैस होती है। जब हमने खाना यहाँ तक भर लिया, अब और हम खाना खाए जा रहे हैं, तो ये गैस बाहर आएगी और डकार के रूप में बाहर आएगी। और डकार को हमने कौन सा उपप्राण बोला है? जल्दी बताओ माइक खोल के। डकार को कौन सा उपप्राण बोलते हैं हम नाग। लोग की भाषा में? नाग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाग नाग। नाग नाग वेरी नाग गुड। अपने योग को साथ साथ में नाग कोरिलेट करते रहो। नाक का कार्य डकार बोल पढ़ा था, आज मैंने पढ़ाया था कि जब हम खाना ज्यादा खा लिया तो ये फंडस में जो गैस होती है, वो गैस बाहर निकलेगी डकार के रूप में, उसको हम नाग बोल देते हैं सामान्य में। नाग प्राण है वो हमारा। तो पहला पार्ट हो गया कार्डियक, दूसरा फंडस, और तीसरा बॉडी। बॉडी यानी कि मेन पार्ट जो होता है उसको बॉडी बोलते हैं, जो सबसे मेन होता है, सेंटर में होता है बॉडी। अब बॉडी के बाद में का जो है पाइलोरिक, पाइलोरस इसको बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रियम, ठीक है? यानी कि पाइलोरिक पार्ट है, और इसी के नाम पे जो इसके जो ये वोल्व है, इसको पाइलोरिक वोल्व भी इसी के आधार पे बोल देते हैं। जैसे कि ये कार्डियक है, ठीक है? अब यहाँ पे और यहाँ पे एक वोल्व होता है, जिस जो क्या काम करता है कि ऊपर से खाना आया, अब खाना आ गया, वापस नहीं जा सकता, उसको रोकने के लिए, खाना ऊपर से आ गया, वो पेट में आ गया, पेट से वो वापस रिफ्लेक्ट ना करे, उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, स्पिंचर। उसको हम सामान्य भाषा में वोल्व कहते हैं, वोल्व। एक यहाँ पे वोल्व होता है, पाइलोरिक वोल्व बोलते हैं इसको, क्योंकि पाइलोरिक इसका पार्ट है। ना उसी चौथा पार्ट है ना स्टमक का भी, मैंने बताया रहा। देखो 4 पार्ट होते हैं, पहला कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। पाइलोरिक, पाइलोरिक आएगा, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। पाइलोरिक, ठीक है? पाइलोरिक जो वाल है,
ये इसके नाम, क्योंकि पाइलोरिक वॉल जो है किसको जोड़ेगा, स्टमक को और ड्यूोडेनम को। यानी कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वो कौन सा वॉल्व है जो हमारे स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जोड़ता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाइलोरिक वॉल्व। और वो कौन सा पार्ट है, पॉइंट है जो हमारी आहार नाल को हमारे अमाशय से जोड़ेगा, उसको कार्डियक वॉल्व हम कहते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, जे टाइप स्ट्रक्चर इसका होता है। और ये क्या काम करता है, ये आप थोड़ा ये भी पढ़ लीजिए, थोड़ा एडवांस है ये, फिर भी पढ़ लीजिए कि कन्वेक्स, कन्वेक्स आपने पढ़े होंगे ना स्कूल टाइम में, कन्वेक्स लेंस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कनकेव कन्वेक्स। ये देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर स्कूल में पढ़े होंगे आपने, जब हम आई पढ़ते हैं, याद आया। अब ये कनकेव, इस टाइप का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कनकेव का स्ट्रक्चर ये होता है। अब तो याद आ गया होगा सभी को। इसको हम अवतल बोलते हैं और इसको उत्तल बोलते हैं। तो इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे होता है इसका सरफेस। देखिए कन्वेक्स, कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस की तरह, यानी कि जो बाहर की तरफ है, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। देखो ये वाला जो बाहर का पॉइंट है ना, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये ग्रेटर है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स पार्ट। और कनकेव, ये कनकेव होता है जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, देखो ये धसा हुआ है, कनकेव लाइफ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कनकेव पार्ट बोलते हैं। ये लेसर कर्वेचर होता है, किसमें छोटा वो घुमाव होता है इसमें, और ये बड़ा होता है बाहर वाला एक्सटर्नल। ठीक है, अब स्पिंचर हम पढ़ लेते हैं, आज शायद समय हो जाएगा, मैं इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन ये भी आप समझ जाओगे, बहुत होगा आपके लिए। सर सर भैया, पार्डन, इसको ना स्फिंक्टर कहते हैं। भैया, हाँ जी, सर इसको ना स्फिंक्टर भैया कहते बोल रहा। हैं। स्पिंटर, यस सर, यस सर। ये तो स्पिंचर लिखा हुआ देखिए, नहीं नहीं क्या सर, गलत। इसको ना, इसको स्पेलिंग सही है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में स्फिंक्टर कहते ओ, हैं। ओके ओके, हाँ वो मेरा हो सकता है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है मेरा हर जगह, वो आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब आपको समझ आना चाहिए, स्पिंटर है, भैया, मैं याद रखूंगा स्पिंटर। ठीक है, हाँ बोलो नीरज जी, क्या बोल रहे हो। भैया, मैं बोल रहा था कि आपने बोला कि खाना ऊपर नहीं जाता है, उल्टी होती है तो फिर खाना अपने आप ऊपर आ जाता है, वो तो फिर प्रॉब्लम है ऐसा ना, कैसे होता है? वो प्रॉब्लम अभी मैं समझाऊंगा ना, अभी रुको आप, तो अभी बताऊंगा। वो नेचुरल नहीं है ना, वो बीमारी की कंडीशन में होता है, नॉर्मल तो नहीं होता ना कभी ऐसा। तो अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल में पढ़ाऊंगा बाद में आपको। ठीक है, लेकिन जब कुंजल करते हैं। हाँ भैया बताऊंगा, अभी बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, रिलैक्स करो, हाँ? उसमें ये खुल जाता है और ये पानी वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, यही पूछ रहे हो ना आप। और बोलते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा धोती पेट में ना रखो, क्यों ना रखो, क्योंकि ये पाइलोरिक वॉल खुल जाएगा और पेट की जो धोती है वो यहाँ से अंदर चली जाएगी, और अंदर चली जाएगी, ये वॉल जो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो धोती अंदर रह जाएगी, और फिर वो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। अब आ गया समझ। ठीक है, आपकी योग की भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और जो एसिडिटी होता है, कि पेट में एसिड ज्यादा बनेगा, वो एसिड बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होएगा, फिर छाती में जलन होएगी, गले में गले में भी जलन होएगी, खट्टा खट्टा लगेगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं। ठीक है नीरज जी, वो भी पढ़ाऊंगा मैं बाद में आपको। राहुल सर, मैंने किसी टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया सेलुलोज की बनी होती है वस्त्र धोती, तो वो डाइजेस्ट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चली गई, तो ये राइट है? ना ना ना, छोटा टुकड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, बड़ा नहीं होता है। पीछे एक बार जेएनयू में हुआ था ऐसा, मैं एलबीएस में पढ़ता हूँ, और हमारे पास में एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपने सुना भी होगा नाम। जी जी सर, उसमें उसमें पढ़ा हुआ ऐसा ही हूँ। हुआ था, कंपटीशन चल रहा था वहां पे, जेएनयू में योगा का कंपटीशन चल रहा था, और कंपटीशन में धोती क्रिया भी रखी थी। तो एक बच्चे ने क्या किया, वो जजों की बहुत गलती थी वहां पे, जज जज लोग होते हैं, उन्होंने मार्किंग लगाने के लिए दूसरे बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि मेरे जैसा कोई था, वो धोती खा गया, प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना, उसने धोती खा ली, 10-15 मिनट से ज्यादा हो गया, जज ने देखा ही नहीं, और वो भी इस चक्कर में कि मैंने आज धोती पूरी खाई है, दिखाऊंगा दिखाऊंगा मैं जजेस को, और वो मुंह में ही रखा उसने। और फिर वो क्या हुआ, ये नीचे का पाइलोरिक वॉल खुला,
और उसकी धोती अंदर चली गई। बच्चे की भी गलती है और जजों की भी गलती है, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया, फिर उसका ऑपरेशन करके वो निकालनी पड़ी। ये दिल्ली का एग्जाम्पल है, पेपर में भी आई थी ये न्यूज कि धोती चली गई पेट में जेएनयू के कंपटीशन में और उसका सर्जरी करना पड़ा। सर्जरी करनी पड़ती है, इतना बड़ा टुकड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, छोटा मोटा हो जाता है। धोती कितनी बड़ी होती है भाई, इतना बड़ा नहीं होता कभी डाइजेस्ट, वो ब्लॉक कर देती है रास्ते को। हाँ, वो डिपेंड करती है कि कोई स्पेशली टाइप की आप धोती बनाई हो तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जो मार्केट में जो सिंपल सी हमें 40 रुपए की मिल जाती है वो नहीं होगी डाइजेस्ट। वो कपड़ा होता है, वो कपड़ा नहीं होएगा इतना बड़ा डाइजेस्ट। तो मैं स्पिंसर आपको पढ़ा देता हूँ एक बार, तो उसके बाद हम आगे यहीं पे समाप्त करेंगे आज की क्लास। कि दो प्रकार के ये स्पिंचर होते हैं, ठीक है, कार्ड जिसको हम वॉल्व बोलते हैं, कि कार्डियक वॉल एंड पाइलोरिक वॉल। कि ये जो जो इसोफेगस और स्टमक के जो कार्डियक पार्ट को जोड़ता है, इसको देखो यहाँ पे लिया हुआ है लोअर इसोफेगल स्पिंचर, इसको ये भी बोल देते हैं। और सामान्य रूप से कार्डियक वॉल भी ये ज्यादा फेमस है, कार्डियक वॉल या कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला, क्योंकि फोर्थ पार्ट जो स्टमक का है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। और पाइलोरिक और ड्यूडिनम को जोड़ने वाला पार्ट, इसको पाइलोरिक वॉल्व बोल देते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, ठीक है। स्पिंचर का काम क्या होता है? रोकना। देखो, खाना ताकि वापिस ना जाए, खाना पेट में आ गया वापिस आहार नाल में या वापिस मुंह पे ना जाए, रोकता है ये स्पिंचर। कई बार आप अनुभव करते हो ना, खाना खाने के बाद झटके से लगते हैं छाती में, वो खाना बाहर आने की कोशिश करता है और ये स्पिंचर उसको रोक देता है। वो झटका इसी चीज का होता है, वो झटका जो लगता है अंदर की तरफ, जब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो स्पिंचर खुल जाता है, फिर ये एसिड उप हमारे मुंह में आ जाता है, ठीक है। और ये वही अभी मैंने समझा दिया, पाइलोरिक स्पिंचर, ये धोती वाला केस जो भी बताया था, वो ज्यादा देर धोती पेट में रही उसकी, और धोती आगे इसको क्रॉस कर गई। अब क्रॉस कर गई तो भैया फिर इसको ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, इसलिए 10 मिनट से ज्यादा धोती पेट में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ये वॉल्व खुल जाएगा और धोती अंदर चली जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया फॉल्ट्स। हाँ, ये पढ़ लेते हैं कि खाली पेट में फॉल्ट्स पाए जाते हैं, मतलब कि लाइनें, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, देखो लाइंस दिख रही है ना ये पेट में। जब हम खाली पेट होता है तो खाली पेट में लाइंस होती हैं। और एक स्टमक कैंसर आपने सुना होगा, स्टमक कैंसर, उसको डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, पेट में जाएंगे, पेट की यहाँ से को मसल्स का अच्छे से जज करेंगे क्या ये लाइंस बनी हुई है। अगर लाइंस बनी हुई है तो समझ जाना कि वो स्टमक ठीक है। अगर लाइन नहीं होती है तो बोल देते हैं कि उसको कैंसर है स्टमक का। कि देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि जब इम्पटी स्टमक में गैस्ट्रिक जो गैजेज, हाँ गैजेज यानी कि झुर्रियां झुर्रियां पाई जाती हैं तो यह कैंसर का प्रथम संकेत है। कुछ उल्टा बोल दिया क्या मैंने? रुको, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, नहीं पाई जाती होगा। झुर्रियां जब नहीं पाई जाती तब कैंसर होता है, ठीक है। आप देख ले इस चीज को, नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि होंगी तो नॉर्मल स्टेज है, नहीं होना एब नॉर्मल स्टेज है। तो आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि कार्डियक पार्ट क्यों बोलते हैं। चलो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए आज। तो इतने में किसी का कोई प्रमुख डाउट हो तो आप बता दीजिए, या रिवाइज में एक बार कराऊं दोबारा से? रिवाइज कराने की आवश्यकता लग रही है आपको? हल्का सा रिवाइज करवा दो राहुल। जी, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में डिवाइड करना। इसके 4 भाग होते हैं, इसको इंजेशन बोलते हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन और डाइजेशन, ठीक है। यानी कि इसका इंजेशन मतलब कि उसको इनटेक करना,
खाने को, डाइजेशन उसको पचाना, उसको केमिकल रिएक्शंस करना, एसिमिलेशन उसका अवशोषण करना, इजेक्शन उसको बाहर निकालना। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो कैनल ट्रैक होता है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो मुंह से लेकर के एनएस तक होता है। और जो इसके साथ में जो रोल करती हैं डाइजेशन, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये साइड से हेल्प करती है, तो इनको एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 30 फीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और इसोफेगिस, स्टमक, छोटी और बड़ी आंत, एसेसरी में ये तीन चीजें आती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स तीन होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट या 7 मीटर होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत में तीन चीजें आती है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। सीक्वेंस से याद कर लेंगे इसको। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन। सीकम सबसे चौड़ा वाला भाग होता है, और फिर ये कोलोन स्टार्ट हो जाती है। कोलोन 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम होता है, एनल केनाल होती है और एनस होता है। मुंह में, यानी कि मुंह में बार बार, यानी कि दांतों के द्वारा उसको मैकेनिकली डाइजेशन होता है, स्लाइवा उसमें मिला देते हैं। स्लाइवा जो 30% जो स्टार्च होती है उसका डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है। उसको जो स्लाइवा मिल गया उसको हम बोलस कहते हैं। बोलस जो टाइलिन इसके अंदर एंजाइम्स होता है स्लाइवा में, जो उसका डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। 3 पेज सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, एक को पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। तो 70% डाइजेशन छोटी आंत में होता है, 30% हमारे मुंह में ही हो जाता है। स्टमक ये जे आकार का होता है। ठीक है, और इसमें ये 2 कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर जिसको कन्वेक्स भाग बोलते हैं, और कनकेव भाग जो लेसर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया बाहर की तरफ। स्टमक के 4 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक पहले वाला पार्ट जो हार्ट के पास है, फंडस जिसमें एयर होती है, बॉडी मेन पार्ट है हमारा, पाइलोरिक जो एंडिंग पॉइंट है इसका, और जो ड्यूडिनम और जो स्टमक से जो मिलने वाला जो वॉल्व है उसको पाइलोरस वॉल्व बोलते हैं, और जो ईसोफेगर और स्टमक को मिलाने वाला वॉल्व है उसको कार्डियक वॉल्व, कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। ये आज मैंने आपको पढ़ाया, आशा है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा मैं सरल भाषा में और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊं। फिर भी कोई हिंदी मीडियम वाला बोल दीजिए आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में थी लेकिन मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहा था आपके लिए। आपको दिक्कत तो नहीं हुई हिंदी मीडियम वालों को? प्लीज बता दीजिए।